खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कल दिल्ली में न्यूज 18 की सियासी बैठक में जो सियासी बातें निकलकर सामने आई, उनसे यह बिल्कुल साफ लग रहा है कि 2019 का आगाज हो चुका है। चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा यह भी बहुत हद तक साफ होता नजर आ रहा है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने यह साफ कहा कि मोदी ये पूरी कोशिश करेंगे कि 2019 का मुकाबला उनके और कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के बीच हो जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। और लोकसभा चुनाव में देश की सारी रीजनल पार्टियां मिलकर बीजेपी को हराएंगी। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ी साफगोई से यह माना कि 2014 का चुनाव बीजेपी विकास पर नहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर जीती थी। अखिलेश यादव ने भी यह साफ कर दिया कि यूपी में एसपी, बीएसपी, आरएलडी से समझौता हो चुका है और जो सीटें बचेंगी वही कांग्रेस को मिलेंगी। बाद में बैठक में आए बीजेपी सदर अमित शाह ने यह कॉन्फिडेंस जताया कि ऑपोजिशन की सारी पार्टियां मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा सकती। फिलहाल कल विपक्षी एकता का टेस्ट राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन को लेकर है, जिसको लेकर अमित शाह ने कल ही कह दिया कि राहुल गांधी ने आपसी रजामंदी की सियासत इस देश में खत्म कर दी है। सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि 2019 में आखिर कौन बनेगा विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मिशन 2019 के लिए अजीम इत्तेहाद बनाने की तैयारियां तेज। क्या इलाकाई पार्टियां मुत्तहिद होकर बीजेपी को दे सकेंगी शिकस्त? राम भरोसे जीता जाएगा 2019 का इंतखाब। 2019 में कौन बनेगा अपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा? मिशन 2019 के लिए अजीम इत्तेहाद बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसकी एक झलक कर्नाटक के इलेक्शन में देखी गई थी। आज डीएमके सरबराह और तमिलनाडु के साबिक उजाला एम करुणानिधि को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के राजाजी हॉल पहुंचकर खराज अकीदत पेश किया। वहीं करुणानिधि को खराज अकीदत पेश करने के लिए अपोजिशन का तांता लगा रहा। आज राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन ओहदे के लिए इंतखाब में अपोजिशन ने भी इत्तेहाद का मुजाहरा किया। जनता बहुत संजीदा है और जो इनका पिछले 50 महीने की तब तक 60 महीने हो जाएंगे वो कारगुजारी रही है, उसके ऊपर चुनाव होगा। जरूर उसमें बहुत सारी बात चलेगी, संवाद होगा, पर लोगों को मालूम है कि किस चीज के ऊपर कौन सा ऐसा ठोस मुद्दा है जिस पे निर्णय लेना है। वहीं एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि 2019 में इलाकाई पार्टियां मिलकर बीजेपी को शिकस्त देंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में एसपी, बीएसपी, आरएलडी के दरमियान सीटों की तकसीम के साथ साथ कांग्रेस को भी सीटें दी जाएंगी। और सुब्रमण्यम स्वामी ने इन तमाम बातों के जवाब में कहा कि हमने 2014 करप्शन और हिंदुत्व के मुद्दे पर जीता था। अब 2019 भी हम आसानी से राम के नाम पर जीत जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर मनीष तिवारी ने कहा कि इंतखाब राम नहीं बल्कि काम पर होगा। वहीं बीजेपी के सदर अमित शाह का इंतखाबात पर कहना है कि अवाम ये फैसला करेगी कि उन्हें मजबूत हुकूमत चाहिए या फिर मजबूर हुकूमत। उन्होंने कहा देश को मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। अब देश की जनता को तय करना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत और देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार चाहिए या एक गठबंधन के नेतृत्व में मजबूर सरकार। मिशन 2019 को लेकर बीजेपी मुतमईन है। बीजेपी सदर अमित शाह का संपर्क फॉर समर्थन मुहिम जारी है। वहीं दूसरे खेमे में अजीम इत्तेहाद के लिए अभी सुर से सुर मिलाए जा रहे हैं। तो क्या ये इलाकाई पार्टियां मुत्तहिद होकर बीजेपी को दे सकेंगी शिकस्त? जबकि अभी ये साफ होना बाकी है कि कौन होगा 2019 के लिए सबसे बड़ा चेहरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो 2019 में कौन बनेगा ऑपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा, यह है हमारा आज का सवाल। इस पर हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ आज मुंबई से एआईएमआईएम यानी ओवैसी साहब की पार्टी के स्पोक्सपर्सन वारिस पठान साहब मौजूद हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी के सीनियर स्पोक्सपर्सन, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। अमित ठाकेर बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ आज अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर सीपीआई के, वो हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। अरविंद वाजपेयी साहब रामविलास पासवान साहब की लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, चीफ स्पोक्सपर्सन हैं, वो मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। और अब्बास अली रुश्दी साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन, वो भी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं।
अमित ठाकर साहब बीजेपी के थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन मीम अफजल साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि अब कल डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन है राज्यसभा में, सबकी नजरें उस पर हैं, इसलिए शुरुआत डिबेट की मैं उसी बात से करूंगा, क्योंकि कल के इलेक्शन में भी ऑपोजिशन यूनिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। आनंद शर्मा साहब का कहना है कि सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी, डीएमके, एसपी, बीएसपी, एनसीपी सारी पार्टियां हमारे साथ हैं और एनडीए के पास बहुमत नहीं है। अमित शाह साहब कल आए थे न्यूज 18 के प्रोग्राम में और उन्होंने कहा कि ये जो सर्वसम्मति यानी आपसी रजामंदी की पॉलिटिक्स है, ये राहुल गांधी के चार्ज संभालने के बाद खत्म सी हो गई। इन्हीं चुनावों के मद्देनजर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? और उन्होंने कहा कि ये जो सर्वसम्मति यानी आपसी रजामंदी की पॉलिटिक्स है, ये राहुल गांधी के चार्ज संभालने के बाद खत्म सी हो गई। देखिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैंने आपका सवाल टेलीविजन के जरिए सुन लिया है। जी जी प्लीज। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दोनों तरफ से दावे तो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर है। अमित शाह जी बराबर यही बात कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं की उन्होंने टीवी 18 पर। वो जहां भी जाते हैं वो कहते हैं हमारे सामने कोई अपोजिशन है ही नहीं। अभी यूपी में गए तो उन्होंने कहा हम 73 नहीं, एक सीट बढ़ा करके उन्होंने बताया कि 74 जीतेंगे। और वहां पर जब इत्तेहाद होगा तो मैं आपको लिख करके देता हूं, टैली बिल्कुल उल्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी को शायद उतनी सीटें मिलेंगी जो अपोजिशन के पास हैं, और अपोजिशन को 73-74 सीट भी मिल सकती हैं। तो ये तो सारे लोग मानते हैं कि अगर देखिए, बहुत छोटा सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। पिछले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 31% वोट मिला था और उसमें आसानी से सरकार बन गई थी और मोदी जी की पॉपुलैरिटी वो टॉप पर थी उस वक्त। आज मोदी जी की पॉपुलैरिटी उसी मकाम पर है या नहीं है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो 69% वोट था वो अपोजिशन जमातों में बढ़ गया था, सबने अलग अलग इलेक्शन लड़ा था। आज वो सब इकट्ठे हो रहे हैं तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी पावर में रिटर्न करने का ख्वाब भी देख सके। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, ख्वाब भी देख सके। मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर देश के अंदर जो राजनीति होगी उसके अंदर आप देखेंगे कि अपोजिशन की जो राजनीति है और जो एक महागठबंधन बन रहा है वो कामयाब होकर के सामने आएगा। और जहां तक आपने लीडरशिप की बात की, प्रधानमंत्री की, ये हमें अभी जब तक इलेक्शन होगा मार्च अप्रैल तक, तब तक हम आपके ये सवाल सुनते रहेंगे कि आपका चेहरा कौन है। आप सुनते रहिए, मुझे बताइए कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो मोदी जी थे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री का चेहरा थे के खिलाफ? देखिए, ये सवाल तो हम पूछेंगे, लेकिन जिस महागठबंधन का आप जिक्र हमारे सारे चेहरे बड़े हैं। बैठक में ये भी जिक्र हुआ, अफजल साहब, ये भी जिक्र हुआ कि ये महागठबंधन तो टीवी डिबेट्स में नजर आता है, सब चेहरे बड़े हैं। असल में तो कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। देखिए, ये हकीकत है। जहां जहां जो लीडर हैं वो चेहरा मोदी जी के मुकाबले पर काम करेगा। हर जगह पर चेहरे जो हैं वो मोदी जी के मुकाबले पर काम करेंगे। आपका ये मानना ठीक है कि कोई एक चेहरा बताइए, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी कोalition सरकारें बनी है, कभी कोई एक चेहरा जो है वो सामने नहीं रखा गया है। मैं ये समझता हूं कि ये सवाल सिर्फ लोगों की तवज्जो भटकाने के लिए है, और ये बार बार कुछ मीडिया चैनल्स इसको रोजाना अपनी बहस में शामिल करते हैं, और हम भी बड़े खुशी के साथ आते हैं, और हमारा भी एक ही जवाब होता है कि जब सरकार बनेगी तो चेहरा अपने आप सामने आ जाएगा। अभी से परेशान होने की ये सवाल तो पूछा जाएगा ना मीम अफजल साहब, क्योंकि उधर से चेहरा जो है वो डिक्लेयर है, उधर से लगातार उस चेहरे को बार बार दिखाकर ये पूछा जा रहा है कि भाई इसके मुकाबले कौन। आपका तो देश भी जानना चाहता है कि इसके मुकाबले कौन। तो ये सवाल तो बड़ा लाजमी सा हो गया है। लेकिन अमीर हैदर शादी साहब, कल का ये जो डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन है, क्या उसके मुकाबले में महागठबंधन है? आपसी रजामंदी से, जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा है, देश में 58 साल तक कांग्रेस का डेप्यूटी चेयरमैन रहा है राज्यसभा में,
तो इससे पहले भी आपसी रजामंदी, जिसको सर्वसम्मति कहा जाता है, उससे इस पोस्ट पर लोग आते रहे, उनका इलेक्शन होता रहा है। तो अमित शाह साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी के आने के बाद ये आपसी रजामंदी का दौर खत्म हो गया कि आपसी रजामंदी से कोई काम हो जाए, इसमें क्या कुछ दम आपको नजर आता है? देखिए, आपसी रजामंदी तो बीजेपी ऐसा है कि उनको बड़ी गलत फहमी है, उनको बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, ठीक कि अभी अफजल साहब, परसों ही की बात है, भाई से सवाल था जी, परसों ही की बात है भाई मैं बोलूं कि पार्लियामेंट के अंदर पीएससी की मीटिंग में आप ये देखिए कि जो एनडीए की तरफ से लोग, जी आप बोलिए, सॉरी माफी चाहता हूं जी बोलिए। नहीं कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था मुझसे ये सवाल किया। नहीं आपसी रजामंदी तो बीजेपी को दिखानी चाहिए थी और बीजेपी को दिल बड़ा करना चाहिए था, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं है, विपक्ष का बहुमत है। तो बीजेपी को चाहिए था कि विपक्ष अपना नेता चुन के वहां पे उपसभापति जिसे बिठाना है वो बिठाए, तो ये विपक्ष को तय करना था। लेकिन क्योंकि बीजेपी का जो वो है ईगो है, वो उसकी वो सोचते हैं, कहना चाहिए कि हर जगह ये चल जाएगा, ऐसा यहाँ नहीं होने वाला है। मसला नेता की बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल परसों एक कितनी सख्त टिप्पणी की है कि क्या पूरा देश बलात्कारियों का देश बन गया है। हर जगह से एक सूचना आती है, हर 6 घंटे के बाद एक बलात्कार होता है, सरकारी संरक्षण में होता है, सरकार द्वारा प्रायोजित बताया जाता है। बिहार का जिक्र करते हुए, बिहार का भी और यूपी का भी, दोनों जगह का जिक्र है। तो इनकी ये क्या जाके बताएंगे? नेता का चेहरा भी लेके जाएंगे, लेकिन अपनी उपलब्धियां भी तो बताएंगे कि सरकारी शेल्टर होम में हमारे दौर में बलात्कार हुए, गौ रक्षा के नाम पर हमने एक समुदाय की हत्या की, लेकिन गौ की हत्याएं हमने गौशालाओं में करा दी, ये बताएंगे। ये बताएंगे कि किसान मलमूत्र पीता रहा जंतर मंतर में बैठ के, हम उनकी बात नहीं सुना करते थे। ये भी बताएंगे जाके कि जब किसान ने आंदोलन किया तो हमने उसे नक्सलवादी बताया, ये भी बताएंगे जाके। ये भी बताएंगे जाके जो कहना चाहिए मऊ लिंचिंग के नाम पर 64 या 65 हत्याएं होती हैं, उनमें आरोपी तो बने लेकिन अपराधी कोई नहीं बने, क्योंकि कोर्ट के बाद फैसले के बाद वो अपराधी छूट के आता है, फिर आके कहता है कि हमें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो ये सारी चीजें बताएंगे। जो अमेरिका के जिसके पीछे चलते हैं, उस अमेरिका ने कहा कि आपके मुल्क के अंदर 3-4 संस्थाएं जो हैं वो आतंकवादी संगठन है, उन पे हमने कोई साहब संज्ञान नहीं लिया, ये भी देश को बताएंगे। गन्ने का फसल का उचित मूल्य कैसे इन्होंने दिलाया, यानी ये सारे देश को बताएंगे मुद्दे, और अपना चेहरा भी बताएंगे। मुद्दे हम बार बार एक कहते चले की तरफ से मुद्दे गिनाए जाएंगे, चेहरा आगे नहीं किया जाए। नहीं यूपीए नहीं, ये एनडीए गिनाएगा, अपनी उपलब्धियां गिनाएगा। हम बार बार, तुम्हें यही मानना है यूपीए का हिस्सा है ना समीर भाई, हम बार बार एक चीज कहते आए हैं, लोकतंत्र में नीतियां सर्वोपरि होती है, नेता सर्वोपरि नहीं होता। ठीक है। और जब नेता सर्वोपरि होता है, लोकतंत्र में लोकतंत्र का ह्रास होता है, नुकसान होता है। ठीक है। और हमारा लोकतंत्र इस समय संक्रमण काल से गुजर रहा है। ठीक है, वारिस पठान ये बताया जा रहा है कि साहब नेता देश से बड़ा, ठीक है, हम कहते हैं नीतियां देश से बड़ी है। ठीक है, अच्छी बात है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अमित ठाकर साहब भी आ गए हैं, लेकिन वारिस पठान साहब, उससे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आप किस तरफ हैं? ओवैसी साहब किस तरफ हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं इसी बैठक में कि मेरा मकसद तो बीजेपी को हराना है, लेकिन मैं हूं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। तो इस सो कॉल्ड महागठबंधन जिसकी बार बार बात हो रही है, आप किधर हैं? दो पार्टी देखिए, सुनिए समीर भाई, दो चीज, एक पार्टी है कांग्रेस, एक पार्टी है बीजेपी। कांग्रेस 70 साल तक राज्य में रही, स्टेट में रही, देश में रही, मगर उन्होंने भी माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। 2014 के चुनाव में लोगों ने उनको रास्ता दिखा दिया। बीजेपी सरकार 2014 में आई, जब उनका मैंडेट ये था कि हम 2 करोड़ रोजगार पैदा कर देंगे, हम 15 लाख रुपए एक के अकाउंट में डाल देंगे, हम काला धन जो बाहर स्टेक है वो लेके आ जाएंगे, ब्लैक मनी के खिलाफ ये कर देंगे। लेकिन देखा ये गया कि आने के बाद में काला धन तो आया नहीं, मगर देश का जो सफेद धन था वो नीरव मोदी, विजय माल्या, चोकसी, सब चोर लोग लेके भाग गए, और देश का विकास कुछ नहीं हुआ, ना रोजगार मिला किसी को। बल्कि आज उनका ये मैंडेट हो गया गाय, गंगा, दंगा और मंदिर। तो बीजेपी अपने पुराने जो हिंदुत्व आगे बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, रिलीजन पॉलिटिक्स पे आ गई, विकास के नाम को उसने चकनाचूर कर दिया। अब बात ये रही कि जो महागठबंधन बन रहा है, क्या उसमें इतना पोजीशन है कि मोदी को लड़ा सके? लेकिन इसमें हमने ये कहा
कि रीजनल पार्टीज जो है, रीजनल पार्टीज जो है थर्ड फ्रंट, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मोदी को हराने के लिए, क्योंकि ना इन्होंने कुछ विकास किया है नहीं किया। पब्लिक को कांग्रेस से गुस्सा है मगर बीजेपी से मोहब्बत भी नहीं है, तो यहां एक थर्ड फ्रंट रीजनल पार्टी का जो आएगा वो विकास का काम करेगा, विकास की बात करेगा, नौकरियां प्रोवाइड करेगा। देश की जो आज आर्थिक स्थिति कब आएगा? टीवी पर आएगा, सुधारना है, ग्राउंड पर भी आएगा, प्रॉपर लाइन पे लाना है। ये सवाल उठा कल की न्यूज 18 बैठक में 2019 में आ जाएगा। ये दरअसल जो महागठबंधन जिसका हम जिक्र बार बार करते हैं, ये टीवी पर नजर आता है। मनीष सिसोदिया साहब ने बोला ये बात। देखिए, महागठबंधन जो भी हुआ, जंतर मंतर में भी देखा सबने कि क्या हुआ महागठबंधन का। अब वो जो महागठबंधन का होगा, लेकिन फिलहाल देश को अगर सही राह पे लाना है तो ऐसी पार्टी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो इकोनॉमी को पहला बैलेंस करना है। डॉलर का भाव देखिए कहां से कहां चला गया, पेट्रोल का भाव कहां से कहां चला गया, बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ गई है, रूल ऑफ लॉ, गाय की वैल्यू बढ़ गई है, बल्कि मुसलमान और दलित की वैल्यू कम हो गई है हमारे देश में। गाय का फंडामेंटल राइट ज्यादा हो गया है, मुसलमान का फंडामेंटल राइट कम हो गया है। गाय के नाम पे बेकसूरों को आए दिन मारा जा रहा है, तो क्या ये विकास के लिए अच्छा है? आप सुनिए, हमारे देश को अगर आगे बढ़ना है तो बाहर की जो कंट्री इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे पीछे हट जाएंगे। देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो हमारा देश आगे कैसा बढ़ेगा? तो सारी चीजों को देश का एक नागरिक, एक व्यक्ति, अमित ठाकर साहब बीजेपी के स्पोक्सपर्सन आ चुके हैं। आप देखना अमित ठाकर साहब, जवाब मिलेगा। देखिए, ऑपोजिशन की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। आप बार बार ये पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऑपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, उसको आगे कीजिए। देश उसका नाम जानना चाहता है, उसकी शक्ल देखना चाहता है। लेकिन ऑपोजिशन मुद्दों की लिस्ट लेकर सामने खड़ा होने वाला है 2019 में आपके खिलाफ। उनके मुद्दे जो है वो जनता जान चुकी है। उनके मुद्दे विकास को रोकने वाले मुद्दे हैं, उनके मुद्दे देश को भटकाने वाले मुद्दे हैं, उनके मुद्दे गरीबों को और गरीब रखने वाले मुद्दे हैं। जो 17 साल में जो विकास इस देश की गांव के सामान्य झोंपड़े में पहुंचा है वो कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। जिस प्रकार से आज ये उपसभापति के चुनाव में जो परंपरा थी, जो कांग्रेस ने तोड़ी, उस परंपरा का इनको जो तोड़ने का है उनका जवाब आम जनता को इनको देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ चुका है, ये लोग देख पाए या न देख पाए, जनता इसके साथ जुड़ चुकी है, जनता आगे बढ़ चुकी है। ये जो समय है, वक्त है, वो विकास का है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का है। कल के इलेक्शंस में आपको दिक्कत होने वाली है ना, उसका कल अपना डिप्टी चेयरमैन कैसे बनवा पाएंगे अमित ठाकर साहब आप? क्योंकि सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी, डीएमके, एसपी, बीएसपी, एनसीपी सारी पार्टियां साथ आ गई हैं। आनंद शर्मा साहब कह रहे हैं आपके पास बहुमत है ही नहीं। देखो, ये वक्त बता देगा, वक्त दूर नहीं है, वक्त नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट किया है, हरिवंश नारायण जी, एक उच्च कोटि के पत्रकार। उनके कई सालों से जो उनकी जो लेखी है उनको लोगों ने देखा है। उनके जो प्रेस के अंदर उनके जो अग्रलेख आते हैं उनको लोग पढ़ते हैं। एक उच्च कोटि का एक पत्रकार, जो सुलझा हुआ व्यक्ति, जो एक पार्लियामेंट्री के रूप में जिसने बहुत अच्छी तरीके से विषयों को समझा है, वैसे व्यक्ति के सामने आज ये लोग टिक नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार जी और उनके नेतृत्व में पूरा जनता दल और पूरा एनडीए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ये जो है हरिवंश जी के साथ जुड़ा है। और हरिवंश जी बहुत जल्दी आपको जो रिजल्ट है देखना चाहते हैं वो रिजल्ट लोगों को दिख जाएगा। और कांग्रेस ने जो परंपरा तोड़ी उसका उनको जवाब मिल जाएगा। वाजपेयी साहब, लेकिन नंबर्स और वोट नहीं थे, और जिस प्रकार से उन्होंने संसद के अंदर कैसे अपने कैंडिडेट को आपकी आवाज कम आ रही है, जीत की मंजिल तक पहुंचाएंगे? ठीक है, देखिए ऐसा है, राज्यसभा आपकी आवाज कम आ रही है, कल चुनाव होना है।
जी, तो वो नंबर तो सबको मालूम है कहाँ है नंबर। हाँ। लेकिन अभी विडंबना ये है कि अपोजिशन महागठबंधन का भी नंबर का कोई अभी पक्का पता नहीं है कौन कहाँ जाएगा। जैसे टीआरएस है, टीआरएस हमको वोट दे सकता है, नवीन पटनायक है, हमको वोट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, अब्सटेन कर सकते हैं। मतलब इस तरह से ये अभी कयास लगा जा रहे हैं कि विपक्ष का कैंडिडेट जीत सकता है। लेकिन कल रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। उस पर कोई ज्यादा हमारी न कोई उसमें कोई विनिंग स्पिरिट वाली बात है या हमको मिलना ही चाहिए। ये तो ये हुआ कि राहुल गांधी या अपोजिशन के लीडर आते और हमसे बातचीत करते तो कंसेंसस बन जाती। लेकिन लोकसभा में विजय सांसदों वाली पार्टी अपने कैंडिडेट को आगे रखने में कामयाब तो हुई ना राज्यसभा। विजय गोयल जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के डिप्टी मिनिस्टर हैं, उन्होंने अप्रोच भी किया सबको। लेकिन इधर से कंसेंसस नहीं आई क्योंकि इनके अंदर ईगो है कि हमारे नंबर है तो हम जीत जाएंगे अपने आप, हमें क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेसी की एक शान होती है। एलजेपी के खेमे में थोड़ी मायूसी है क्या? जेडीयू कैंडिडेट का नाम आगे होने नहीं, हम लोगों की क्यों मायूसी होगी? नहीं है ना भाई, जेडीयू का आ गया, बहुत बढ़िया बात है, उसको सपोर्ट करेंगे। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है महागठबंधन का, सवाल है 2019 का इलेक्शन का। महागठबंधन है कहाँ? एक मीटिंग तो बताइए, एक मीटिंग बताइए कभी किसी नेता की महागठबंधन के नाम पे कोई मीटिंग हुई हो। नंबर 1। नंबर 2, रीजन की बात करते हैं या स्टेट की बात करते हैं। एक स्टेट में 3 लीडर हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है, उनकी आपस में क्यों नहीं बन रही, क्यों नहीं बात हो रही, क्यों महागठबंधन की मीटिंग नहीं हो पा रही, क्यों कॉमन एजेंडा नहीं आ रहा? कि पहले यह तय होगा कि सेंटर में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, स्टेट में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और फिर दूसरी बात यह तय होगी कि विधानसभा के इलेक्शन में हमको इतनी सीटें मिलेंगी, आपको इतनी। तो पेच यहां अड़ा हुआ है और ये स्थिति पूरे देश में है, इसलिए महागठबंधन बनने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, रुश्दी साहब, अफजल साहब जो है ना बड़े आशावादी हो गए हैं कि मोदी जी गए और हम अपने आप आ जाएंगे। वो होने वाला नहीं है। ठीक है रुश्दी साहब, कीमत में नहीं होने वाला। रुश्दी साहब, मानते हैं आप वाजपेयी साहब जो बातें कह रहे हैं उसमें दम है, और महागठबंधन है कहां, ये जो सवाल उठ रहा है ये इसलिए भी बड़ा वाजिब हो जाता है क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई यहां महागठबंधन तो हो गया, एसपी बीएसपी आरएलडी मिल गई, जितनी सीटें बचेंगी अगर कुछ बच गई इक्का दुक्का तो दे देंगे कांग्रेस पार्टी को। यही है महागठबंधन। समीर भाई, मैं जो एलजेपी के हमारे साथी हैं, मैं उनकी चिंता को साफ कर देता हूं कि वो महागठबंधन खुद ढूंढ रहे हैं कि महागठबंधन कहां है ताकि ये भी उसमें शामिल हो जाएं। इधर हाल की इनकी हरकतें ऐसी रही हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तस्वीर को ये बार बार गलत तरीके से पेश करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में तो कोई संशय है नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि हम बीएसपी आरएलडी और हम में तय हो चुका है। कांग्रेस से हमारी दोस्ती है, आगे कांग्रेस को लेकर के भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष कर देंगे। आदरणीय जितने भी हमारे पैनलिस्ट साथी हैं, ये उत्तर प्रदेश है जो 80 सीटें देता है इस देश को। ये 80 सीटें हैं नहीं। देखिए, हमने आपसे कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब इतनी अच्छी सोच लेकर के और इस देश के लिए विकासशील सोच लेकर के जब तमाम राजनीतिक दलों को, खासतौर पे बीएसपी और लोकदल को साथ में लिया है, तो कांग्रेस को लेकर के भी जल्द निर्णय लेंगे। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 80 सीटों वाला प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छी तरह आपकी 5 साला हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। ये चेहरे चेहरे की बात आप क्यों करते हैं? ये कोई तानाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है। यहां चेहरे से ज्यादा मुद्दों पे बात होती है। आपकी बेईमान और झूठ बोलने वाली सरकार के खिलाफ सवालात होंगे 2019 में। अब की जवाब आप नहीं देंगे, इस मुल्क की आवाम देगी। वो रोजगार के सवाल होंगे, किसानों के सवाल होंगे, असुरक्षा के सवाल होंगे, आतंकवाद के हर वो सवाल होंगे जो 2014 में आप किया करते थे। लेकिन उन सवालों के फौरन बाद हुकूमत बनाई और मन की बात शुरू कर दी। जनता की मन की कोई बात नहीं। 2004 में कौन था गठबंधन का चेहरा? 2004 से 14 तक के विपक्ष ने एक बेहतरीन यूपीए की सरकार 10 साल चलाई। तो इंस्टेबिलिटी की बात न कीजिए। आपको चेहरा मुबारक हो अपने नेता का। हमको इस मुल्क की तस्वीर प्यारी है, इस मुल्क के चेहरे के बारे में हम फिक्रमंद लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के आक्रोश के आगे और इस महागठबंधन जो हमारा बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल का अभी फाइनल हो गया और जिसमें कांग्रेस के भी शामिल होने के इम्कानात हैं, उत्तर प्रदेश इनकी सरकार को रोकेगा बनने के लिए। आगे ये चिंता देखें कि इस देश में कौन गठबंधन का चेहरा होगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन का कोई चेहरा हो और उस चेहरे को आगे किया जाए, उसकी तस्वीर आगे किया जाए,
ये स्ट्रैटेजी नहीं है। मुल्क की तस्वीर क्या रही इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में, ये आगे किया जाएगा। ये अखिलेश यादव की पार्टी से रुश्दी साहब कह रहे हैं। और अखिलेश यादव एक और अहम बात कहते हैं कि 2019 में देश नया पीएम चाहता है और राहुल गांधी से दोस्ती रहेगी, तभी 2019 का रास्ता निकलेगा। ये सारी बातें भी कही गई। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने साफगोई से जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ही 2014 का चुनाव हम जीते थे और 2019 का चुनाव भी हम राम मंदिर के मुद्दे पर जीतेंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो 2019 में कौन होगा ऑपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे, बड़ी साफगोई से बात करते हैं। उन्होंने एक बात कही जिस पर थोड़ा सा माहौल गर्म भी हो गया बैठक के दौरान। उन्होंने साफ कह दिया कि 2019 से पहले ऑपोजिशन के ज्यादातर नेता जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। इसका क्या मतलब है? सुब्रमण्यम स्वामी को आज से नहीं, पिछले 30-40 साल से हाँकने की आदत है। उन्होंने इस देश की राजनीति में हमेशा हाँकने वाली सियासत की है। एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी को हाँकते थे और कहते थे कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। आज वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब जनता पार्टी टूटी थी तो सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी अलग से बनाई थी, बीजेपी के साथ नहीं गए थे और उस वक्त वो बड़े जबरदस्त क्रिटिक होते थे। मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहते हैं। अगर मैं आपको सुब्रमण्यम स्वामी का एक इंटरव्यू जो मैंने खुद किया था उस वक्त एज ए जर्नलिस्ट, अगर उसके कुछ अंग सुना दूं तो आज कल पूरे देश में किसी और चीज पर बहस नहीं होगी, फिर उसी पर बहस होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि उस तरह की राजनीति ना हम करते हैं और ना करना चाहिए जिससे देश का नुकसान हो। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुक से उनके ख्यालात हैं, उनको यहां से कुछ नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। कोई भी शख्स, यहां तक के बीजेपी के प्रधानमंत्री भी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। न जाने कैसे राज्यसभा दे दी। अगर राज्यसभा मिल गई तो इतना बढ़ कर बोल रहे हैं, अगर राज्यसभा में ना होते तो शायद हमारे साथ टीवी चैनल पर बैठे हुए बहस कर रहे होते। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। नहीं तो मीम अफजल साहब, ये डर है क्या, ये डर है क्या ऑपोजिशन के लीडर्स में कि करप्शन से जुड़े मामले खुल सकते हैं? मुद्दों पर लड़ी जाएगी। मैं पहले मेरी बात सुन लें। अभी वाजपेयी जी यहाँ बात कर रहे थे और कह रहे थे 2019 की बात करो। इन्हें कल के इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है, चूंकि इनका एक भी राज्यसभा का मेंबर नहीं है, इसलिए चूंकि इनकी कोई दिलचस्पी नहीं हो सिलेक्शन में। तो ये हाल तो ये जो एनडीए के लोग हैं उसकी सहयोगी पार्टियों का है कि कल के इलेक्शन में उनका कोई रोल नहीं है, इसलिए कि उनका एक भी एमपी नहीं है, तो उस पर बात ही नहीं करना चाहते। बात करना चाहते हैं 2019 पे। और वाजपेयी जी को तो ऐसा यकीन है कि जैसे मोदी जी का चेहरा बस पूरे देश के अंदर काफी है उनको चुनाव जिताने के लिए। इतनी बैसाखी भी मत पहनो, आपका लीडर इतना बेबस नहीं था कभी भी। और आप अपने लीडर को ये एक तरह से जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि बस मोदी जी हैं, अब आपकी जरूरत ही नहीं है। मैं समझता हूं कि तो उनकी जो सोच है, आप एनडीए के एक साथी को स्वामी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं क्या? सीधे सीधे क्या इत्तेफाक करते हैं? क्या बीजेपी के जो मेंबर हैं यहाँ पर बैठे हैं प्रवक्ता, क्या वो सुब्रमण्यम स्वामी से इत्तेफाक करते हैं? वो जो कुछ कह रहे हैं कि अगला चुनाव डेवलपमेंट पर नहीं होगा बल्कि कम्युनल इश्यूज पर होगा, ये पहले ही तय कर चुके हैं लोग जनशक्ति देखिए पार्टी। सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोलते हैं। वाजपेयी साहब एक बात बिल्कुल क्लियर है, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सब आप पर नजर लगाकर बैठे हैं। उनको ये लग रहा है कि आप कभी भी यूपीए का दामन थाप सकते हैं। कोई ना कोई तो अट्रैक्शन है ना, जो सब लोग प्यार करते हैं, सब लोग चाहते हैं। लेकिन एक बात ये आप मान के चलिए, पासवान जी का इतिहास देख लीजिए। मीम साहब आप भी तो अपने नेता की हैसियत को आप खुद भी पहचानिए ना।
अरे हमें तो मालूम है, हम नेता की आज से नहीं पहचान रहे, आज से नहीं पहचान रहे हैं। हमारे नेता ने खुद कहा है ये बात कि 2019 में कोई वैकेंसी नहीं है। और वो ये भी जानते हैं, तो बहुत पहले पहचान लिया था वाजपेयी जी। अरे भाई, हमने तो बहुत पहले पहचान लिया था। प्रधानमंत्री के बनने के लिए कितनी संख्या चाहिए, कितना क्या चाहिए, वो सब हमको जानकारी है। लेकिन एक बात दिमाग में रखना, रामविलास पासवान दलित प्रधानमंत्री एक दिन देश में जरूर बनेगा, दलित प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। और अगर दलित प्रधानमंत्री जीतने के लिए, अपने बेटे का चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंरी की बैसाखी की जरूरत है क्या? बन सकता है क्या 2019 में कोई है ऑप्शन? दलित राष्ट्रपति जब बना तो दलित प्रधानमंत्री भी बनेगा। और ये कब बनेगा, ये भविष्य के घर में है। नहीं तो 2019 में कोई पॉसिबिलिटी है दलित प्रधानमंत्री की क्या? मायावती को आप भी सपोर्ट नहीं करेंगे और न ममता बनर्जी करेंगे। आज ममता बनर्जी ने क्या किया है, ममता बनर्जी ने खुद स्टेटमेंट दी कि हम जो है हर राज्य में जाएंगे, आप हमारा उपयोग करिए। तो ये आज की स्टेटमेंट है भाई, आज की बकायदा इस पे चल रही है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, झगड़ा तो ये मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बताइए कि सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से आप इत्तेफाक करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से हम बिल्कुल सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के साथ हम सोशल फैब्रिक के साथ रहते हैं और मुद्दों के हिसाब से चलते हैं। अभी आपने देखा SC/ST का मुद्दा, सबसे पहले हमने आवाज उठाई काफी और उसको ठीक भी कराया हमने। तो ये प्रेशर डाला स्वामी की औकात मैंने दिखा दी आपको आपके चैनल के ऊपर। तो क्या वाजपेयी साहब एनडीए ने तय कर लिया कि दलित प्रधानमंत्री बनेगा 2019? सुब्रमण्यम स्वामी की औकात आपको वाजपेयी साहब आप कह रहे हैं दलित प्रधानमंत्री अगर बनता है तो रामविलास पासवान सबसे बड़ा चेहरा है। 2000 बेहतर है। नहीं, वही पासवान साहब ये कहते हैं कि 2019 में कोई वैकेंसी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर दलित प्रधानमंत्री बनता है और मायावती को आगे किया जाता है तो उनसे 200 टाइम बेहतर रामविलास पासवान प्रधानमंत्री। हम तो कह रहे हैं लेकिन इसके साथ ये भी जोड़ा जाता है कि अभी 2019 में कोई वैकेंसी नहीं है। मोदी जी का काम बोलेगा, एनडीए ने भी तय कर लिया कि दलित प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है। वारिस पठान साहब आपको क्या लगता है? और जिस तरह से बात हो रही है कि 2000 सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बात हो रही है, तो स्वामी साहब ने यह भी कहा कि 2014 भी हम हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़े थे, 2019 का भी सबसे अहम मुद्दा, एक मिनट, सबसे अहम मुद्दा राम मंदिर होने वाला है। तो क्या लगता है आपको इस मुद्दे पर अभी भी वोट मिल जाएगा? बीजेपी सरकार से और बीजेपी प्रवक्ता से, क्या आप सुब्रमण्यम स्वामी की बात को एंडोर्स करते हैं या नहीं? सबसे पहले तो बीजेपी की सरकार को आके सामने बोलना चाहिए कि हाँ हम उनकी बात को एंडोर्स करते हैं या नहीं करते। अगर एंडोर्स करते तो आके बोलिए और नहीं करते तो सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ आप एक्शन लीजिए कि यदि अगर वो 2014 का चुनाव भी हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़े और 2019 का चुनाव भी हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ रहे तो उनका जो मैंडेट बना रहा है 2014 के पहले का वो क्यों बनाता है? क्यों जॉब की बात कर रहे हैं, क्यों लोगों को बहलाने की फुसलाने की बात कर रहे हैं जब उनका मुद्दा ये गाय गंगा दंगा और मंदिर। और वैसे भी आपने देखा है समीर भाई, काफी जब सुप्रीम कोर्ट में मंदिर का मैटर पेंडिंग है, हमारी बाबरी मस्जिद का इशू पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, इनके बीजेपी के नेता हर आए दिन आके अपशक बकते रहते हैं कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, हम मंदिर तो कुछ भी हो जाए वहीं बनाएंगे। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी कहता हूं कि ऑनरेबल जजेस को इस चीज का नोट लेना चाहिए कि जो लोग पेंडिंग है केस उसके बारे में भी ये बात करते हैं। 2019 के चुनाव के पहले भी हिंदुत्व की बात हो रही है तो इसके खिलाफ देश को जागना चाहिए। देश का मेरा जो नागरिक है आज का वोटर इंटेलिजेंट है, उसको रिलीजन हिंदुत्व इससे नहीं लेना देना, उसको डेवलपमेंट चाहिए। मगर ये बीजेपी की जो मानसिकता है, ये विश्व हिंदू परिषद आरएसएस बजरंग दल की जो मानसिकता है, ये पूरे देश को पूरे समाज को खोखला कर रही है। ये अब सेक्युलर फैब्रिक जो हमारे देश का है इसको नष्ट कर रही है। अरे यार संविधान में हम रहते, कायदा कानून को पालते, बहुत सारी बातें आपने कर दी। अब अमित ठाकरे साहब को नहीं करना, इनको हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाना है और इंशाल्लाह हिंदुत्व को तो आगे नहीं बढ़ने देंगे हम तो। ठीक। अमित ठाकरे साहब, क्या आपको लगता है कि स्वामी साहब की बातों में कुछ दम है? वो कह रहे हैं 2014 में 3 मुद्दे सबसे अहम थे। सबसे पहला था हिंदुत्व, दूसरा था करप्शन और तीसरा छोटा सा मुद्दा विकास भी था, डेवलपमेंट भी था। और 2019 भी हम राम मंदिर के मुद्दे पर ही जीतने जा रहे हैं। वो तो दोनों फेल हो गए, करप्शन और विकास फेल हो गया। सिर्फ हिंदुत्व को ही लेके चल रहे हैं वो लोग। करप्शन में फेल है, विकास में फेल है, सब में फेल है बीजेपी। ठीक, वारिस साहब, अब ठाकरे साहब जवाब दे दें जी। ठीक है। जो अभी मैं मीम अफजल जी और वारिस जी को सुन रहा था,
वारिस जी की जो विचार है उसका वारिस अभी उनके समाज में भी नहीं बचा है। देश विकास के पथ पे आगे बढ़ गया है। मीम अफजल साहब बहुत ही एकदम होशियारी से इस चर्चा को डिरेल करना चाहते हैं। ये चर्चा जो आज है, जो राहुल गांधी ने गलती कर दी, उस गलती के ऊपर चर्चा है। आज की चर्चा है कि उपसभापति पद पे ये डिबेट रखी गई। अरे भाई, जब आपने राष्ट्रपति चुनाव में भी मुंह की खाई, आपने उपराष्ट्रपति चुनाव में भी मुंह की खाई, आपने जब अविश्वास प्रस्ताव के पास आपके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी देश को आपने कहीं और मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए कहीं और ले जाने का प्रयत्न किया, आपने मुंह की खाई। ये परंपरा थी, उस परंपरा को तोड़ के आपने कल जिस प्रकार से उपसभापति पद में अपना उम्मीदवार उतारा। आप महागठबंधन की बात करते हैं, जो महाठगावा है, उस महागठबंधन को छोड़ के आपने कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उतार दिया। अरे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से जेडीयू के उम्मीदवार को, एक लर्नेड पत्रकार को, जिसको पूरा भारत मानता है, जिसके लेख कई हजारों लोग पढ़ते हैं, वैसे व्यक्ति को जब उतारा, सारा एनडीए एकजुट है। एनडीए के बाहर की पार्टियां भी जब उनको साथ देने के लिए आ रही है, तो आपने इस देश का माहौल बिगाड़ने का क्या अधिकार है? आप जिस प्रकार की राजनीति इस देश में करना चाहते हैं, इस देश को अभी उस राजनीति को भूलने में लग गया है। एक नई युवा पीढ़ी जिसको राहुल गांधी कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इस देश की युवा पीढ़ी इस देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है। जैसे आपकी पार्टी के सांसद मोदी जी ने पहचान लिया है। मोदी जी ने एक जो नई राजनीति दी है, उस राजनीति को ये कांग्रेसी लोग पचा नहीं पा रहे हैं। और वारिस जी जैसे लोग, जिनकी सोच ही आज से कई सालों पुरानी सोच है, जो हिंदू और मुसलमानों को झगड़ा करना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है। देश आगे बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। साहब की सोच पर तो आपने बोल दिया, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं हिंदुत्व की बात। मैं तो मुसलमान की बात भी नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी बात कर रहे हैं हिंदुत्व के एजेंडा की बात कर रहे हैं। आप उनके खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे। आप बोले सुब्रमण्यम स्वामी का सही बोल रहे हैं। वारिस जी आपने कहा हम लोग तो वही जितना की टूरिज्म देवी को ठुकरा दिया। आप तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, कायदे कानून की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व की तो बात आप कर रहे हैं। गाय के नाम पे बेकसूर मारने वालों को तो काम आप कर रहे हैं, और जो फिर जमानत पे छूट के आते हैं, आप बोलते रहिए ना। पार्टी के लीडर जय सिंह हार पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, फूल खिलाते हैं। वाह क्या बड़ा काम करके आया। एक बेमजलूम को, बेकसूर को सौजन्य जाके मार डाला गाय के नाम पे। कितना बड़ा काम किया तुमने। आप हम तुमको हार पिलाएंगे, हम तुमको मिठाई खिलाएंगे। अरे ये मानसिकता है तुम्हारी। देश देख रहा है, देश देख रहा है। 2019 के पहले आपको इस बात का जवाब मिलेगा। अरे गडकरी ने कहा, गडकरी ने कहा जॉब नहीं है। आपके लीडर बोलते जॉब नहीं है, तो आपने क्या जॉब दिया? ब्लैक मनी लेके भाग गया। अरे बहुत सारे एलिगेशन लेके भाग गया। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खा के भाग गया। चौकीदार हूँ, चौकीदार फेल हो गया। चौकीदार सिक्योरिटी नहीं दे सके, देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके चौकीदार। कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने आज खुले तौर पर ये बात कही कि भाई जरूरत है, हमने प्रेसिडेंट इलेक्शंस में, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन अब कोई हमसे बात करेगा तभी हमारा वोट मिलेगा। यानी कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। ऐसा क्यों? और ये कैसी एकजुटता है? अफजल साहब, क्या आपने मुझसे सवाल पूछा? जी जी जी, मीम अफजल साहब आप ही से। क्या सवाल आपने पूछा? देखिए, आपके यहाँ जब आपकी टेक्निकल टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है और अर्थ हो रहा है। मैं समझ रहा हूं, मैं दोहरा देता हूं। मेरा सवाल यह था कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी विरोधी जितनी भी पार्टियां, उनको एकजुट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ये कहते हैं कि भाई हमने प्रेसिडेंट इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन आज
ये डेप्यूटी चेयरमैनशिप का इलेक्शन होने वाला है और कांग्रेस पार्टी हमसे बात तक करने को राजी नहीं है, इसलिए अब हमारा वोट तभी मिलेगा जब कांग्रेस पार्टी हमसे बात करेगी। तो ये कैसी विपक्षी एकजुटता है? देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना से बात कर ली है? अकाली दल से बात की थी। कल ये खबर आई थी शाम को कि अकाली दल जो है वो सपोर्ट कर रहा है बीजेपी कैंडिडेट को। अरे तो भारतीय जनता पार्टी अगर शिवसेना और अकाली दल से नहीं बात करेगी तो आप भी नहीं करेंगे, और वो एक्सटेंड भी कर चुके हैं। नहीं ना बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं? अरे आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अगर संजय सिंह ने कोई बयान दिया है तो उसको देखा जाएगा जरूर, और हो सकता है देख भी लिया गया हो। सारी चीजें हम आपके सामने थोड़ी रख देंगे। मतलब आप बात करने के लिए तैयार है ना? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूं। ठीक है, बातचीत हमने पहले भी की है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेशनल इश्यूज के ऊपर जब बात करनी होगी तो हमसे आप पार्टी ने कई बार बात की है। ठीक है, बात तो हमने मना तो नहीं किया कभी। और सारे पद कांग्रेस अगर संजय सिंह जी ने कहा है तो यकीनन उसका संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, उसका संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जैदी साहब एक कमी सबको एक करने की क्या साफ नजर आ रही है? क्योंकि बार बार ये बातें हो रही हैं कि महागठबंधन की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन महागठबंधन कभी कभार किसी प्रोटेस्ट के तौर पर नजर आ जाता है, जब जंतर मंतर पर कुछ नेता विपक्षी पार्टियों के इकट्ठा हो जाते हैं, या फिर टीवी डिबेट्स में नजर आता है। असल में महागठबंधन की, सो कॉल्ड महागठबंधन की कोई ऐसी मीटिंग, कोई ऐसे नतीजे पर पहुंच गए हो नेता, ऐसा नजर नहीं आ रहा। यह हकीकत है क्या? समीर भाई, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा हॉल बता दीजिए जहाँ सारा विपक्ष जमा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग तय करेंगे। आप जो सो कॉल्ड कह रहे हैं, कहाँ मिलना है, आप कैसे सो कॉल्ड कह सकते हैं? और मिलना भी है या नहीं? आप कैसे सो कॉल्ड कह रहे हैं उसको? मैं आपसे पूछा हूं कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक गठबंधन को कह रहे हैं सो कॉल्ड, और दूसरे गठबंधन के बारे में क्योंकि है ही सो कॉल्ड, टूटा हुआ है, बिल्कुल है ही सो कॉल्ड। अफजल साहब, जो बनाया टूटा हुआ है, गठबंधन की तस्वीर जो बनाया टूटा हुआ है, कौन कौन से दल हैं? आप हमारे गठबंधन को सो कॉल्ड कह रहे हैं। आज आप बता दीजिए, मैं सो कॉल्ड बता दूंगा। आप सो कॉल्ड किस लिए कह रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सो कॉल्ड? बता दिया मैंने। हमारे गठबंधन को आप सो कॉल्ड क्यों कह रहे हैं? अरे आपका गठबंधन कहाँ है? आपको आकर के हम हिसाब दें आपके स्टूडियो के अंदर है। अरे भाई, हमारी ये बातचीत हुई, हम सो कॉल्ड नहीं है। नो, आई डोंट एग्री विद यू। इलेक्शन में एडजस्टमेंट हुई है, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूं, और आपको ये कोई हक नहीं पहुंचता कि आप हमारे गठबंधन को सो कॉल्ड कहें। आपको भी हक है, आपको भी हक है मेरे ऊपर सवाल उठाने का। आप नहीं कह सकते महागठबंधन के आगे सो कॉल्ड लगाने का। बिल्कुल नहीं है। मैं तब तक आपके चैनल को सो कॉल्ड कहने लगूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं आ जाता, उसका कोई स्वरूप नहीं आएगा, उसका कोई नेता नहीं आएगा, तब तक तो ये बोलिए जैदी भाई। समीर भाई, गठबंधन की भूमिका जब नजर आती है, जब सड़क पे विपक्ष, आपको सबूत चाहिए, पहले अपना तो सबूत दे दीजिए कि आप हैं या नहीं है एनडीए में, और आने वाले वक्त में रहेंगे या नहीं रहेंगे। एनडीए में है, और 2019 का चुनाव भी क्या सबूत है आपके पास? क्या आप रहेंगे? ये बात कही जाती है। मौसम का हाल बताते कब आप बदल जाएंगे कुछ पता थोड़ी है आपका। अच्छा, अरे आप बदल जाएंगे, नहीं बदल जाएंगे, बार बार ये बात क्यों करते हैं? आप अपनी बात करिए ना। अरे मौसम का हाल कहते, मौसम का हाल बताते कब आप बदल जाओगे? आप क्या गारंटी दे सकते हो इस बात की? दिखाने की कोशिश जैदी भाई बलात्कारी के मुद्दे पर। ठीक है वाजपेयी साहब, जैसा दावा आप कर रहे हैं ऐसा मैं भी कर रहा हूँ। बट हु इज ही टू से सो कॉल्ड? तो आप गठबंधन की, महागठबंधन इज सो कॉल्ड। कहाँ का गठबंधन है भाई? अच्छा ठीक है, बोलिए जैदी भाई। समीर भाई, आप विपक्षी एकता नजर आती है जब सरकार के या सामाजिक मुद्दों को लेकर कोई आंदोलन होता है तो सड़कों पे भी नजर आती है। हाँ। जब सड़क पे विपक्षी एकता नजर आई तो इसका मतलब विपक्षी एकता है, मुद्दों को लेके है। महागठबंधन है, वो नजर नहीं आती ना, आंखों में चश्मा जरा दूसरा चढ़ा हुआ है। वही गठबंधन है, वही गठबंधन है। आप मुद्दों को लेके, जब एक मुद्दे को लेके आप सड़क पे उतरते हैं और जनता के बीच में जाते हैं तो गठबंधन इसे ही कहते हैं। अच्छा। और गठबंधन किसी पेड़ का, पौधे का, किसी मकान का नाम नहीं है जहां इकट्ठे होकर बताया जाए कि हम यहाँ हैं। मसला यहाँ ये नहीं है, इन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। विपक्ष एक है, मुत्तहिद है, कल वो नजर भी आ जाएगा। बीजेपी का अगर चलता
बस चलता हाँ। तो ये उपसभापति का चुनाव भी ईवीएम से कराती। बहरहाल वो ईवीएम से नहीं हो रहा है, ये देश देखेगा। मसला ये नहीं है, सुन लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी कुछ बोलते हैं, बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, इसलिए उनकी मौन सहमति है कि 2019 का चुनाव किसा होगा। ठीक है। और एक चीज रुश्दी साहब, यही आपको भी लगता है कि स्वामी साहब जो कह रहे हैं उनकी बातों में दम है, हालांकि बीजेपी का रिएक्शन उस पर नहीं आया? देखिए समीर भाई, स्वामी साहब जो कह रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि क्योंकि बहुत जानकार आदमी, बहुत काबिल इंसान है, तो इतिहास पढ़ के देखें। ये जेल वेल से उनको डराएं कि जो जेल के डर से तमाम माफीनामे दे करके इमरजेंसी में बाहर आए थे। हमने इमरजेंसी का जश्न 22 महीना जेल के अंदर रह के मनाया, और इमरजेंसी से जब समाजवादी जेल से बाहर आए हैं तो उस वक्त आज की ताकतवर हुकूमत से भी 50 गुना ताकतवर हुकूमत को खत्म करने का काम हमने किया। हम जेल वेल जाने से डरने वाले लोग नहीं हैं। पब्लिक के इंसाफ की बात जहां आएगी, मुल्क के साथ और मुल्क के इत्तेहाद की जहां बात आएगी, हम समाजवादी हमेशा लड़ते आए हैं फांसीवादी ताकतों से, आगे भी लड़ेंगे। रहा सवाल गठबंधन का, बिहार और उत्तर प्रदेश में गठबंधन लगभग तस्वीर साफ है, और मैं समझ तस्वीर साफ है। ठीक है, आप कह रहे हैं बिहार और यूपी में तस्वीर साफ है बहुत हद तक। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का वक्त मेरे पास इतना ही था, इसलिए इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना होगा। तो कुल मिलाकर लबोलुआब यही है कि ऑपोजिशन से यह कहा जा रहा है कि आप चेहरा दिखाओ नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन, लेकिन ऑपोजिशन कुल मिलाकर एकजुट एक मत इस बात पर हो रहा है कि हम मुल्क का चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में आपने किया क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब बखैर।